हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है शिक्षा डिजिटल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 2 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। और बात करें तो पिछली क्लास के अंदर पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसके अंदर हमने चर्चा की हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद 15 सालों के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुआ, किस प्रकार से जैसे ग्रामीण संस्कृति से एक साम्राज्य विस्तार हुआ, उसके बारे में हमने पिछली क्लास के अंदर बात की। उसके बाद हमने जैसे पियादशी और प्रिंसिप शब्द के बारे में जाना था और खरोष्टी और ब्रह्म लिपि का अर्थ किसने निकाला था उसके बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद हमने जैसे अभिलेख शास्त्र का अर्थ क्या होता है और अभिलेख क्या होता है उनके बारे में बात की। उसके बाद हमने जनपद के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, तो पिछले क्लास के अंदर हमने इन सब के बारे में चर्चा की। अगर आपने पहले क्लास नहीं देखी है तो जाके देख सकते हो। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास को। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। जैसे आपकी किताब के अंदर पार्ट 2 दिया हुआ है, उसका नाम है प्रारंभिक राज्य और उसके अंदर ये हेडिंग हो गई। उसके बाद सब हेडिंग के अंदर ये दिया हुआ है 16 महाजनपद और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में परिवर्तन, मतलब कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या क्या परिवर्तन हुए उसके बारे में यहाँ पे मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। जैसे आरंभिक राज्यों और नगरों का क्या हुआ, विकास हुआ, विकास। उसके बाद बात लोहे का अधिकांश प्रयोग। लोहे का अधिकांश प्रयोग मतलब जैसे इससे हथियार बनाया जाने लगा। ठीक है, जिससे मतलब कि महाजनपद का विकास हुआ। वह सिक्कों का विकास, मतलब कि इस जैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के क्या क्या परिवर्तन, उसके अंदर सिक्कों का विकास हुआ। मतलब सिक्कों का प्रयोग जैसे लोहे से सिक्के बनाए जाते हैं, अन्य के धातु से सिक्के बनाए जाते हैं। उसके बाद बौद्ध और जैन धर्म का दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। और उसके बाद 16 महाजनपदों का विकास हुआ, मतलब कि ये सब विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। उसके बाद जैसे महाजनपद की बात करें तो वजी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती जैसे नाम मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं। ठीक है, अब हम आगे महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। शासन और प्रशासन के बारे में किस प्रकार होता था। जैसे अधिकांश महाजनपद पर राजा का शासन होता था, मतलब कि 16 महाजनपद थे, उनमें अधिकांश था राजा का शासन होता था 16 महाजनपदों पर। लेकिन गण और संघ ये 2 महाजनपद थे जहाँ पे समूह का शासन होता था, मतलब राजा एक व्यक्ति नहीं कई लोग का समूह मिलकर शासन करता था। ये इम्पोर्टेंट है, याद कर देना इसको, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसमें भगवान महावीर और भगवान बुद्ध गण और संघ से संबंधित थे, मतलब कि ये समूह शासन और गण और संघ महाजनपद था। वहाँ से भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं महाजनपद से संबंधित थे। क्या संबंधित थे, कौन थे संबंधित? महावीर, भगवान और बुद्ध। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, मतलब कि 16 महाजनपद थे, उनमें से जैसे अलग अलग महाजनपद की अलग अलग राजधानी होती थी। हर एक महाजनपद की राजधानी होती थी और राजधानी को किले से घेरा जाता था, मतलब कि जैसे एक राजधानी है उससे सुरक्षा के लिए एक किले से घेरा जाता था और किलेबंद राजधानियों के रख रखाव और सेनाओं नौकरशाही के लिए आर्थिक धन की आवश्यकता होती थी। मतलब कि एक साम्राज्य है उसके अंदर जैसे उसका शासन प्रशासन के रख रखाव और उसके अंदर जैसे शासन होगा, नौकरशाही होगी, उसके लिए आर्थिक धन की आवश्यकता होती थी। और वो आर्थिक धन कैसे जुटाया जाता था उसके हम आगे चर्चा करते हैं। जैसे शासकों का कार्य क्या क्या थे, किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर वसूलना और आगे बात करें भेंट वसूलना, पड़ोसी राज्यों पर हमला करके धन इकट्ठा करना। जैसे किसान थे वो फसल उगाते, व्यापारी जैसे व्यापार करते थे, उन सब से शिल्पकार मतलब कि हाथ से कार्य करने वाले, हाथकर का उद्योग चलाने वाले व्यक्तियों से भी कर वसूला जाता था। और बात करें तो जैसे एक राज्य है, मतलब कि एक राज्य है, एक छोटा राज्य है या बड़ा राज्य है, वो हमले करेगा, जो जीतेगा उसी, मतलब कि जैसे ये राज्य बड़ा वाला जीत गया छोटे राज्य से और यहाँ के राजा होंगे और उसकी सेना यहाँ पे लूट करेगी और
वहां से धन प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे की स्लाइड पे चलते हैं, आगे के पॉइंट्स पढ़ते हैं। समय के साथ कुछ राज्यों ने स्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र तैयार कर दिया। मतलब कि जैसे जैसे समय बीतता गया और कुछ राज्यों ने क्या किया, स्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिया। उसके बाद बाकी राज्य अब भी शाही सेना पर निर्भर थे, जिससे कृषक वर्ग नियुक्त किया जाता था। मतलब कि जैसे कुछ राज्य थे उसको जरूरत पड़ने पर, जैसे जरूरत पड़ने पर जो उस राज्य के कृषक थे उनको बुलाकर सेना के अंदर ले लिया, मतलब नौकरशाही के अंदर लिया जाता था और उससे युद्ध वगैरह शासन प्रशासन किया जाता था। लेकिन परिवर्तन के साथ स्थायी सेना का विकास हुआ। ठीक है, राज्य के अंदर स्थायी सेना विकास हुआ। उसके बाद बाकी राज्य अब भी शाही सेना पर निर्भर थे, जिसमें कृषक वर्ग नियुक्त किया जाता था। ठीक है, यह भी समझाया जैसे ओलिगार्की या समूह शासन। ओलिगार्की या समूह शासन, इसका मतलब होता है कि सत्ता पुरुषों के हाथ में, पुरुषों से सत्ता। मतलब कि ओलिगार्की और समूह शासन का मतलब जो भी सत्ता होती थी वो पुरुष शासन करते थे, उस पर पुरुषों का हाथों में सत्ता थी। ठीक है, उसके बाद मगध, सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो कि आधुनिक बिहार में है। इसका कारण बताता हूँ। जैसे इसकी पहली राजधानी थी राजगृह, जो कि पहाड़ियों से घिरी हुई थी। मतलब कि ये राजगृह पहली मगध की राजधानी थी, वो चारों ओर से पहाड़ों से घिरी हुई थी, जो कि सुरक्षा और वहां पे जंगल भरपूर थे। ठीक है, उसके बाद इससे जैसे परिवर्तन कर दिया गया, कहाँ पे, उसके बाद पाटलिपुत्र परिवर्तन कर दिया गया, राजधानी पाटलिपुत्र बनाई गई, जो कि गंगा और सोन नदी के यहाँ पे थी। यहाँ पे कौन सी नदी बहती, गंगा, और यहाँ पे सोन नदी, इन दोनों के बीच में पाटलिपुत्र राजधानी थी। किसकी, मगध की। जिससे क्या फायदा होता है उसके आगे हम बात करते हैं। जैसे खेती की उपज अच्छी होती थी, मतलब कि यहाँ पे खेती की उपज अच्छी होती थी। गंगा और नदी की और सोन नदी जो बहती थी वो जालूट मृदा को लाते, जिससे बात करें तो वहाँ पे कृषि अच्छी होती थी, फसल वगैरह। और लोहे की खदानें, मतलब झारखंड के अंदर, वर्तमान झारखंड, वहाँ पे लोहे की खदानें भरपूर मात्रा में उपलब्ध थी। ठीक है, उसके बाद बात करें तो जंगल क्षेत्र था जहाँ पे हाथी उपलब्ध थे। मतलब कि इस समय 16 महाजनपद के अंदर जिसके पास ज्यादा हाथी होते थे वह शक्तिशाली सेना होती थी उसके पास। मतलब कि ये मगध था, वहां पे जंगल थे और जंगलों के अंदर भारी मात्रा में हाथी उपलब्ध थे, जिससे ये सेना शक्तिशाली हुई और राज्य भी शक्तिशाली, और शक्तिशाली शासक और उनकी नीतियां। मतलब कि इस समय कई राजा हुए, मौर्य वंश के राजा, जैसे अजातशत्रु हुए, अशोक हुए, और मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य हुए। उनकी नीतियां, जैसे उन्होंने नीतियां अपनाई, जैसे विवाह संबंध, और बात करें तो मैत्रीपूर्ण संबंध, मतलब दूसरे राज्य से मित्रता करना, मैत्रीपूर्ण संबंध। ठीक है, और कई नीतियां अपनाई। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे की स्लाइड को, ये लास्ट स्लाइड है, हम पढ़ते हैं स्लाइड। जैसे प्रारंभ में मगध की राजधानी, मतलब शुरुआत में मगध की राजधानी क्या थी? ठीक है, राजगृह, जो वर्तमान में कहाँ पे, बिहार में, जिसका वर्तमान नाम है राजगीर। ठीक है, और इसका अर्थ है राजाओं का घर। मतलब कि इस राजधानी थी मगध की, उसका राजधानी राजगीर थी, उसका अर्थ है राजाओं का घर, जो कि पहाड़ों से घिरे किलेबंदी राजधानी थी। मतलब कि यहाँ पे राजधानी थी, समझो, यहाँ पे राजधानी, जिसके यहाँ पे पहाड़ थे इस प्रकार, और ये पहाड़ मतलब कि दूसरे राज्य से सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि ये पहाड़ ऊंचे थे,
जिससे कोई दूसरा राज्य यहाँ से आक्रमण नहीं कर सकता था। ठीक है, और बाद में राजधानी, पहले थी राजधानी थी राजगृह और बाद में राजधानी पाटलिपुत्र को बना दिया गया 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जो वर्तमान पटना के अंदर है। किसने बना? अजातशत्रु ने। हाँ, एक और बात, पिछले क्लास के अंदर अजातशत्रु इस प्रकार लिख दिया था, जिसके लिए सॉरी, और जिसकी गंगा के रास्ते अवगमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण अवस्थित थी। मतलब कि जो इस प्रकार ये गंगा नदी बहती है, ठीक है, यहाँ पे सोन नदी बहती है और इन दोनों के नदियों के बीच में यहाँ पे क्या थी? पाटलिपुत्र, मगध की राजधानी थी, मगध की राजधानी। अब आप कहें इसके क्या फायदा? इसके ये फायदा था, गंगा और सोन नदी दोनों जो बहती थी वो अपने साथ जालोर मृदा लाती थी, जालोर मृदा। इससे क्या फायदा था? जैसे ये गंगा यहाँ से बह रही, सोन यहाँ नदी यहाँ से बह रही, यहाँ पे जालोर मृदा लाई, जिससे कृषि की उपज अच्छी होती थी, कृषि की उपज अच्छी, जिससे क्या होता था? राज्य था वो आर्थिक रूप से मजबूत हुआ, आर्थिक रूप से मजबूत। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।